CH1 जंगल, दुख, जान बचाना। एक सुनसान जंगल में एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। उसके पीछे कुछ शिकारी कुत्ते लगे थे। उसके हाथ में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जो कि काफी जख्मी हालत में था, और उन कुत्तों से बचकर वो लड़की अपनी गोद में लेकर भाग रही थी। वो उस बिल्ली के बच्चे को बचाने की जी जान कोशिश कर रही थी। वो लड़की ने देखा कि एक छोटी सी गुफा है। वो जल्दी से उसके अंदर चली गई और एक बड़े से पत्थर से उसे गुफा का मुंह बंद कर दिया। उसने देखा ये गुफा बहुत छोटी है और शायद किसी जंगली जानवर के आराम करने की जगह है। वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती थी, पर अगर अभी उसने इस गुफा में आश्रय नहीं लिया होता तो शायद वो इन शिकारी कुत्तों से इस बिल्ली के बच्चे को नहीं बचा पाती। वो बिल्ली का बच्चा अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर उस लड़की को देख रहा था जो उसे बचाने के लिए खतरनाक शिकारी कुत्तों से भिड़ गई। वो लड़की, उसने उस बिल्ली के बच्चे की तरफ देखा और बोला, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी जिंदगी तो वैसे ही खराब हो चुकी है, पर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। वो लड़की 3 दिन से इन्हीं जंगलों में भटक रही थी। फिर उस लड़की ने अपने पहने हुए कुर्ते का साइड का कपड़ा फाड़ा और उस बिल्ली के बच्चे के जख्मों पर बांध दिया। वो उसे बहुत प्यार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सर पीछे टिका लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे याद आया कि कैसे उसके अपने ही पति और उसकी अडॉप्टेड छोटी बहन ने उसे इन जंगलों में भेजा है, जिसमें कि उसके खुद के पापा ने उसका साथ दिया है और उसे ये सजा मिली है अपनी बहन को सीढ़ियों से गिराने की, जो कि उसकी बहन ने ही उसके लिए चुनी है। किस तरह से उसके खुद के माँ बाप उसकी अडॉप्ट की हुई बहन को प्यार करते हैं और उसकी तरफ देखते भी नहीं। उसका खुद का पति, जिससे कि उसने 8 सालों तक प्यार किया। जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब से वो अपने पति को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पति ने उसे उसकी बहन के साथ मिलकर और उसकी बहन की साजिशों में आकर किस तरह से पिछले 3 साल से उसका जीवन नर्क बना दिया। उसने सोचा था कि उसे उसके माँ बाप का प्यार नहीं मिला, पर उसके पति का प्यार भरपूर मिलेगा। वो कितनी खुश थी अपने पति से शादी करके इस घर में आई थी, और पहले 2 साल उनमें खूब प्यार था। उसके पति ने उसे हर एक खुशी दी, पर अचानक 3 साल पहले उसकी बहन ने उसकी खुशियों में आग लगा दी और उसका खुद का पति उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। वो वहां बैठी रो रही थी कि किस तरह उसके पति को उस पर तरस भी नहीं आया और उसने उसकी बहन की झूठी बातों में आकर उसे इतनी बड़ी सजा दी कि 5 दिन तक अकेली सुनसान जंगलों में भूखी प्यासी वो रहे। उसे बिल्कुल दया भी नहीं आई कि यह वही लड़की है जिसने उसे प्यार किया और जिससे वो कभी इतना प्यार करता था। वो बिल्ली का बच्चा उस लड़की के आंसू और उसकी तकलीफ को देख पा रहा था। वो धीरे धीरे अपनी जुबान से म्याऊं म्याऊं करके जैसे उसे पूछ रहा हूं कि आखिर तुम इतनी दुखी क्यों हो। फिर लगभग 1 घंटे बाद उस लड़की ने जैसे ही बाहर देखा कि वो शिकारी कुत्ते अब चले गए हैं और आसपास भी नजर नहीं आ रहे और बाहर मौसम काफी खराब हो गया है, उसने सोचा ये जिस भी जंगली जानवर की गुफा होगी, अब वो अपनी गुफा में लौटकर वापस जरूर आएगा क्योंकि बाहर मौसम खराब हो रहा है। फिर उसने बड़े प्यार से उसे इस बिल्ली के बच्चे को उठाया और बोला, चलो बिल्ली मौसी, यहाँ से चले, वरना कहीं कुत्तों से बचते बचते किसी बड़े जानवर का शिकार ना हो जाए। उसने वो पत्थर हटाया और बड़े ध्यान से इधर उधर देखने लगी कि कहीं वो कुत्ते या कोई और जंगली जानवर तो आसपास नहीं है। जब वो कंफर्म हो गई कि अब कोई नहीं है, वो वहां से फिर उस बच्चे को उठाकर भागते भागते वो बहुत बड़े पेड़ के बड़े से तने में जाकर छुप गई। वो एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके तने में एक बड़ा सा छेद था, जिससे कि इस लड़की ने 3 दिन से अपना घर बनाया हुआ था और जानवरों से बचने के लिए वो यहीं पर जाकर छुप जाती थी। फिर उसने उस बिल्ली के बच्चे को देखकर कहा, बिल्ली मौसी, अब आप यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि यह मेरा घर है जो पिछले 3 दिन से मैंने बनाया है। ये कहते कहते भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने नारियल का एक बड़ा खोखला उठाया और बाहर से बारिश का पानी भरा और धीरे धीरे उस बिल्ली के बच्चे को पिलाने लगी। रात होने लगी थी, उसे लड़की को भूख लग रही थी, पर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और मौसम खराब हो चुका था। वो लड़की पिछले 3 दिन में जंगल में रहकर यह सीख गई थी कि दिन होते ही सूरज ढलने से पहले ही उसे अपने रात के खाने का इंतजाम करना होगा और पानी का भी, वरना वो किसी शिकारी जानवर का शिकार बन जाएगी।
अगर वो रात को बाहर निकलेगी। फिर उसने देखा कि उसके इस पेड़ के बड़े सारे तने में एक सेब पड़ा है, जो शायद उसने वही किसी पेड़ से तोड़ा था। उसने वैसे ही उठाया और अपने दांतों से काटकर धीरे धीरे उस बिल्ली के बच्चे को खिलाया और बोला, बिल्ली मौसी, आज का दिन आप इसे ही खाकर गुजारा करें, क्योंकि अगर मैं बाहर गई तो हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। वो लड़की जो 3 दिन से अकेली थी, उसके पास बात करने वाला कोई नहीं था। अचानक इस बिल्ली के बच्चे को देखकर उसे बचाने की लालसा उसके अंदर जागी। 2 शिकारी कुत्ते उस बच्चे को खाने ही वाले थे। वो उस पर झपट रहे थे। उन्होंने उसे जख्मी कर दिया था, पर फिर भी इस लड़की ने अपनी जान पर खेलकर उन दोनों कुत्तों से इस बच्चे को बचाया, क्योंकि अब उसके अंदर डर नहीं रह गया था, ना तो मौत का ना ही किसी और चीज का। ये रात वैसे ही बीत गई। वो लड़की तो थक हार कर सो गई थी, पर वो बिल्ली वो उसे ही देख रही थी, जिसने उसे बचाने के लिए कितनी ही कोशिश की। दूसरे दिन जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण में दस्तक दी, वैसे ही वो किरण उस पेड़ के तने के अंदर गई और उस लड़की की आंख खुली। उसने अपनी आंखें मली और उस पेड़ के बड़े से तने से बाहर निकली और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, क्यों भगवान, क्यों तूने मुझे ये जिंदगी दी? क्यों मेरे हिस्से में सिर्फ दुख ही दुख लिखे? किसी का प्यार नहीं लिखा। जिसे भी मैंने प्यार किया वही मुझसे दूर हुआ। उसी ने मुझे धोखा दिया। फिर उसे अपने परिवार और अपने पति के किए गए जुल्मों का याद आया कि किस तरह से उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, पर अचानक उसकी बहन के आने के बाद उसके पति ने उसे सिर्फ दुख ही दुख दिया था। फिर उसने ठंडी सांस ली और तने के अंदर उस बिल्ली के बच्चे को उठाया और उसे बाहर ले आई। बाहर लाकर उसने कहा, उठ भी जाओ अब बिल्ली मौसी, कितना सोओगे? चलो आपके जख्मों को साफ करते हैं। फिर उसने वहीं पर ही एक छोटे से पौंड में जाकर बिल्ली के जख्मों को साफ किया, खुद भी पानी पिया और उसे भी पिलाया। और उसके बाद पास में ही कुछ जड़ी बूटियां लाकर बिल्ली के उन जख्मों पर उसका लेप बनाकर लगाया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बिल्ली मौसी, अब आप काफी हद तक ठीक हैं, एक दिन और आराम कीजिए, उसके बाद आप आराम से जंगल में घूम सकती हैं। वो दिन भी उसने इस बिल्ली के साथ बातें करते हुए बिताया। वो उसे अपने दिल की सारी बातें बता रही थी। उसके पास बात करने वाला कोई नहीं था। बिल्ली ने देखा कि वो कितनी ज्यादा दुखी है और सच में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर उस लड़की ने आसपास से फल फ्रूट इकट्ठा किया, बिल्ली को भी खिलाया और खुद भी खाया। वो दिन भी वैसे ही बीत गया। अब आखिरी दिन था। वो अपनी आंखों में आंसू लिए सामने देख रही थी, जहां पर शायद उसे आज उसके परिवार वाले और उसका पति लेने आने वाला था। उसकी सजा के 5 दिन बीत चुके थे, पर ये दिन भी ऐसे ही बीत गया। अब वो बिल्ली बिल्कुल ठीक थी। वो उस लड़की के आसपास ही खड़ी थी और लड़की ने उस बिल्ली को देखकर कहा, बिल्ली मौसी, देखा, आज भी मुझे लेने कोई नहीं आया। आपको पता है, मेरे खुद के माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वही मुझे देखना नहीं चाहती। वो पति जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, वो पति मुझे मेरी बहन के कहने पर टॉर्चर करता है। और देखो, उस पति को यह एहसास भी नहीं कि 5 दिन उसकी बीवी अकेली जंगल में क्या कर रही होगी। कहीं वो जिंदा भी है या नहीं, उसने एक बार भी मेरी खबर लेने की नहीं सोची। और देखो, आज भी वो मुझे लेने नहीं आया। क्या फ़ायदा ऐसी जिंदगी का? वैसे भी यह जिंदगी खत्म होने वाली है, क्यों ना इसे मैं अपने हाथों से खत्म करूं, ताकि मेरे मरने के बाद शायद मेरे पति या परिवार को यह एहसास हो कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। शायद किसी दिन उन्हें अपने किए का पछतावा हो। फिर उस लड़की ने मायूसी से पास पड़ा एक टूटी हुई बोतल का कांच उठाया, जो कि शायद किसी प्रेमी जोड़े ने वहां पर बियर या कोल्ड ड्रिंक पीकर छोड़ दिया था। उसने वो कांच उठाया और अपनी कलाई पर रखा और ऊपर भगवान को देखते हुए बोला, तुमने मुझे इस जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख दिए हैं। मुझे तुमसे बहुत शिकायत है, बहुत शिकायतें, पर मैं अब तुमसे आमने सामने पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या कसूर था मेरा, जिसकी इतनी बड़ी सजा भुगती? मैंने आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने कि मेरे अपनों ने ही मुझे नफरत दी? फिर जैसे ही उस लड़की ने अपनी कलाई पर वो कांच से काटने की कोशिश की, तो कौन है ये लड़की और क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? क्या इसके दुखों का अंत होगा या फिर? PLS लाइक एंड कमेंट जरूर करना। इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी, एक बार इसे पूरा पढ़ना। CH2 परी माँ का अनोखा विकल्प। तुम्हें शरीर बदलना ही होगा, पर मैं अब तुमसे आमने सामने पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या कसूर था मेरा, जिसकी इतनी बड़ी सजा भुगती?
मैंने आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने कि मेरे अपनों ने ही मुझे नफरत दी। फिर जैसे ही उस लड़की ने अपनी कलाई पर वो कांच से काटने की कोशिश की तो अब आगे फिर उस लड़की ने जैसे ही उसे कांच से अपनी कलाई काटने की कोशिश की, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और भगवान को याद कर रही थी। अचानक उसने जैसे ही महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि शायद यह उसका पति है जो उसे लेने आया था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी जिसने सफ़ेद कपड़े डाले थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई परी हो। वो लड़की हैरानी से उठ खड़ी हुई और उस परी को देखते हुए बोली, कौन है आप और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हैं? वो परी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसकी आंखें बिल्कुल अलग थी जैसे उस बिल्ली के बच्चे की आंखें थी, हल्की भूरी। उस लड़की ने हैरानी से उस परी को देखा और बोला, बताइए ना आप कौन हैं? तो उसने कहा, क्या हुआ जिज्ञासा? वो लड़की हैरान हो रही थी कि उसका नाम उसे कैसे पता। ये है हमारी कहानी की सेकंड लीड जिज्ञासा, जो कि बहुत ही सुंदर, छोटी छोटी आंखें, छोटा सा चेहरा, पतले नैन नक्श, कमर तक आते हुए बाल और बहुत ही भोली और सीधी उम्र 23 साल। उस लड़की ने कहा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? तो वो परी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसे तुम्हें अपनों ने धोखा दिया, मुझे सब पता है। जिज्ञासा हैरानी से उस परी को देख रही थी। उसने कहा, पर मैं तो आपसे कभी मिली नहीं, मैं आपको जानती भी नहीं। तो परी ने कहा, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, पिछले 3 दिन से हम इकट्ठे हैं। तुमने मुझे मरने से बचाया, मेरी इतनी सेवा की, मेरे जख्मों को ठीक किया। जिज्ञासा अभी ना समझी, मैं उस परी को देख रही थी। उसने कहा, पर 3 दिन से तो मेरे साथ मेरी बिल्ली मौसी थी और मैंने उसे ही मरने से बचाया। तो परी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोला, मैं वही बिल्ली हूँ। अब जिज्ञासा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कहा, क्या यह आप क्या कह रही हैं? तो परी ने कहा, हाँ, मैं वही बिल्ली हूँ जिसे तुमने मौत के मुंह से बचाया। दरअसल मैं जंगल में अपनी सखियों के साथ घूमने आई थी, हम सब अलग अलग रूप लेकर खेल रहे थे। मैंने बिल्ली का रूप लिया और हम इधर उधर जंगल में भटक रहे थे कि अचानक मुझे देखकर शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। मैंने जैसे ही रूप बदलने की कोशिश की तो मैंने तुम्हें देखा और मैंने अपने परी लोक में सुना था कि इंसान परियों को कैद करके रखते हैं। इसीलिए जंगलों में, धरती पर जब भी हम परियों घूमने आती हैं तो अलग अलग रूप लेती हैं ताकि इंसान हमें पहचान ना पाए। मैं तुमसे डर गई और मैंने अपना रूप नहीं बदला और तभी उन कुत्तों मुझ पर हमला कर दिया। मैं जख्मी हो गई। फिर मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रही थी, पर तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़ी और तुमने उन कुत्तों से मेरी जान बचाई। मैं चाहती तो जब हम दोनों गुफा में थे मैं तब भी तुम्हें अपनी सच्चाई बता सकती थी, पर तुम्हारे आंसू और तुम्हारी पीड़ा देखकर मैं चुप रही और मैं अभी भी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं थी कि तुम इंसान कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचाओ। इसीलिए मैं चुपचाप तुम्हें देखती रही, पर पिछले 3 दिन तुम्हारे साथ रहकर मैंने ये पाया कि तुम बहुत ही नेक दिल, बहुत ही अच्छी, और जितनी सुंदर तुम बाहर से ही हो उतनी सुंदर तुम अंदर से भी हो। वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए कि उसके साथ 3 दिन रहकर इस बिल्ली ने या परी ने उसे पहचान लिया, पर उसका पति जो इतने सालों से उसके साथ रहता है, उसके माँ बाप जिन्होंने उसे जन्म दिया, वो उसे आज तक नहीं पहचान पाए। फिर उस लड़की ने कहा, आपने मुझे बचाया क्यों? परी माँ, मुझे मर जाने दीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अपनों के होते हुए भी मैं अकेली हूँ। तो उस परी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मैंने सब देखा है, पर शायद इस रूप में तुम्हें सिर्फ दुख मिलना है, इसीलिए अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उस लड़की ने कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्या आप सारा सच मेरे माँ बाप और मेरे पति के सामने ला सकती हैं? क्या जो तकलीफ, जो दुख मैंने सही एक झूठ के चक्कर में, क्या आप सब उन्हें साबित कर सकती हैं? क्या मेरे पति को यह एहसास हो सकता है कि उसकी जान बचाने वाली मेरी बहन नहीं मैं थी? तो परी माँ ने कहा, तुम जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हें उससे पहले कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर परी ने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ हवा में लहराया तो उसके आगे अचानक से आसमान में वह सीन चलने लगा जहां पर अस्पताल में उसकी बहन के पास उसका पति और उसके माँ बाप बैठे थे और उसकी माँ अपनी सगी बेटी यानी कि जिज्ञासा को कोस रही थी कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ, काश वो पैदा होते ही मर जाती
और उसका पति वह भी उसे बुरा भला कह रहा था कि जिस जिज्ञासा से उसने इतना प्यार किया उसी ने उसे धोखा दिया। फिर उसकी बहन जिसका नाम राखी था वह रोने लगी कि आदित्य मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है जो मेरी बहन मुझसे इतनी नफरत करती है। तो आदित्य जिज्ञासा के पति ने कहा तुम घबराओ मत राखी, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। वैसे भी 5 दिन से अकेली जंगल में रहकर शायद उसे अकल आ गई होगी कि अब उसे कैसे तमीज से रहना है। और घबराओ मत, अगर फिर भी उसने कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश की तो मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक उस कमरे में उसके पापा आए और बोले आदित्य तुम उस जिज्ञासा को जल्दी से यहाँ लेकर आओ, और हाँ याद रखना उसे तब तक कुछ नहीं होना चाहिए जब तक कि वो मेरी बेटी राखी को अपनी किडनी नहीं दे देती, क्योंकि सिर्फ वही है जो राखी की जान बचा सकती है और उससे पहले पहले उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर वो मर भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं। जिज्ञासा ने जैसे ही अपने माँ बाप और अपने पति की यह बात सुनी वो रोने लगी। उसने कहा यह मेरा परिवार है। उस परी माँ ने कहा बेटी तुम्हारे परिवार के सामने अगर सारी सच्चाई आ भी जाएगी तब भी क्या तुम इन्हें माफ कर पाओगी? और वैसे भी जो तुम्हारी अभी स्वास्थ्य कंडीशन है उसके हिसाब से तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। तुम अच्छे से जानती हो कि अपनी एक किडनी तुम अपने पति को पहले ही दे चुकी हो और बार बार अपनी बहन को अपना खून देने के चक्कर में तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। जिज्ञासा उसने कहा परी माँ इसीलिए मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, पर क्या ये सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आएगी? क्या मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या इसी तरह से मेरा ये जीवन दुख और तकलीफों से भरा रहेगा? आखिर मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं परी माँ, आप तो जानती होंगी। तो परी हंसी और बोली तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने कभी कोई पाप नहीं किया। उस भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है, तुम्हें शायद खुद नहीं पता। तो जिज्ञासा ने कहा जितनी तकलीफ जितना दुख मुझे अपनों ने दिया है, अगर अब सब ठीक भी होता है मुझे अच्छा जीवन भी मिलता है तो शायद मेरा दिल कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। क्या आपको लगता है कि मैं इतने दुख भूल पाऊंगी? तो परी माँ ने कहा वक्त आने पर सब ठीक होगा, पर मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूँ, तुम चाहो तो उसको चुन सकती हो। जिज्ञासा ने अपनी आंखों में हैरानी लिए परी माँ को देखा और बोला कैसा विकल्प? तो परी माँ ने कहा कि यह शरीर छोड़कर किसी और के शरीर में जाने का विकल्प। अब जिज्ञासा हैरानी से परी को देख रही थी। उसने कहा आप कहना क्या चाहती हैं? परी ने फिर से आसमान की तरफ इशारा किया तो जिज्ञासा के सामने एक लड़की जो कि मशीनों से गिरी बेजान लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें कोई जान ही ना हो, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल जिज्ञासा जैसी थी। बस फर्क था तो होठों के नीचे एक तिल था और माथे पर एक बड़े जख्म का निशान। बाकी दिखने में वो बिल्कुल जिज्ञासा लग रही थी। जिज्ञासा ने कहा ये क्या परी माँ, क्या यह मैं हूँ? क्या आप मुझे मेरा फ्यूचर बता रहे हैं? तो परी ने कहा नहीं बेटी, यह है रागिनी। रागिनी ओबरॉय जो मिस्टर रेयाश सिंघानिया की मंगेतर हैं। जिज्ञासा ने कहा क्या कौन? रेयाश वही बिजनेस की दुनिया का बादशाह? परी माँ ने कहा हाँ वही जिसका सिक्का दुनिया में चलता है। वो अपनी इस मंगेतर से बहुत प्यार करता है। उनका प्यार बचपन का है, लेकिन उसकी इस मंगेतर ने अपनी जान को दांव पर लगाकर रेयाश की जान बचाई और खुद उसकी जान बचाते बचाते कोमा में चली गई। पिछले 2 साल से वो कोमा में है, लेकिन अब वो इस दुनिया का साथ छोड़ कर जा रही है। जिज्ञासा ने कहा क्या परी माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो परी माँ ने कहा देखो जिज्ञासा, कुछ चीज हमारे हाथ में भी नहीं। रागिनी का दिल धड़कना बंद हो चुका है, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए अब कल रात तक उसकी मृत्यु निश्चित है। और जैसे ही इसके मंगेतर श्री सिंघानिया को पता चला तो वह भी उसके साथ अपनी जान दे देंगे, क्योंकि वो अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करते हैं। 2 साल से वो उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। पर अगर तुम चाहो तो तुम मिस्टर सिंघानिया की जान भी बचा सकती हो और अपने हिस्से की खुशियों को भी जी सकती हो। जिज्ञासा अभी भी ना समझी से परी माँ को देख रही थी। परी माँ ने कहा देखो जिज्ञासा, तुम्हें भी पता है कि वापस जाते ही तुम्हें तुम्हारा पति और परिवार तुम्हारी बहन को तुम्हारी किडनी देने के लिए मजबूर करेंगे और शायद जबरदस्ती तुमसे वो छीन भी ले। जिज्ञासा ने कहा हाँ। तो परी ने कहा और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही किडनी बची है, अगर उसे भी तुमने खो दिया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। जिज्ञासा ने कहा वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि सच्चाई सबके सामने लाइए।
परी ने कहा, हर एक चीज का समय होता है, पर अगर तुम रागिनी को अपना दिल दान कर दो और उसके शरीर में खुद प्रवेश कर लो तो तुम न सिर्फ रागिनी को बल्कि उसके मंगेतर को भी बचा पाओगी और उसके शरीर में रहकर तुम उसके हिस्से की सारी खुशियां जी पाओगी और तुम्हें वो सब सुख मिलेंगे जिसे शायद तुमने कभी सपना देखा था। तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जिज्ञासा, जिसे काफी देर सोचा कि परी माँ सच ही तो कह रही है, अगर वो इस जन्म में इसी शरीर में रहती है और सच्चाई सबके सामने आती है तब भी वो कभी इन लोगों को माफ नहीं कर पाएगी और शायद कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगी, क्योंकि उसके शरीर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और अगर वो रागिनी के शरीर में प्रवेश करती है तो न सिर्फ वो 2 लोगों को जिंदगी देगी बल्कि शायद मिस्टर सिंघानिया जैसे पावरफुल इंसान का साथ पाकर वो अपने गुनहगारों से बदला भी ले सके। क्या जिज्ञासा इस बात को मान जाएगी? क्या होगा आगे? PLS लाइक एंड कमेंट। CH3 तुम्हें अपना दिल दान करना है। कॉन्ट्रैक्ट, दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है क्योंकि उसके शरीर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और अगर वो रागिनी के शरीर में प्रवेश करती है तो न सिर्फ वो 2 लोगों को जिंदगी देगी बल्कि शायद मिस्टर सिंघानिया जैसे पावरफुल इंसान का साथ पाकर वो अपने गुनहगारों से बदला भी ले सके। अब आगे जिज्ञासा, उसने परी माँ की बात तो मान ली पर उसने कहा, परी माँ आप ठीक कह रही हैं, एक किडनी मेरी पहले ही जा चुकी है और मेरी हेल्थ कंडीशंस भी ठीक नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं 6 महीने या 1 साल से ऊपर नहीं जी पाऊंगी और अगर अब सब लोगों को सच्चाई पता चलती है तो भी उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि मैं इस दिल से उनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पर परी माँ, क्या कभी सच्चाई सामने नहीं आएगी? क्या कभी मेरे साथ जिन्होंने गलत किया उनको सजा नहीं मिलेगी? तो परी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, उन सबको सजा मिलेगी, पर हर चीज का समय होता है, भगवान की कुदरत को हम नहीं बदल सकते, जब जो होना है वही होना है। हाँ, पर शायद भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, तभी तुझे यह मौका मिला। जिज्ञासा ने कहा, पर परी माँ मुझे करना क्या होगा? परी ने कहा, तुम्हें बस 3 दिन तक अपने आप को जीवित रखना है और हो सके तो 3 दिन के अंदर अंदर अपना दिल रागिनी को दान देना है। जिज्ञासा ने कहा, परी माँ अगर आपके हाथ में इतनी शक्ति है तो आप क्यों नहीं रागिनी को ठीक कर देती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि शायद मेरे अस्पताल जाते ही मेरी एक किडनी ले ली जाएगी और उसके बाद तो मैं वैसे भी नहीं बचूंगी, तो मैं अपना दिल कैसे दान दे सकती हूँ? परी माँ ने कहा, इसकी चिंता तुम मत करो, किडनी जाने के बाद भी मैं तुम्हें 2 दिन का समय मिलेगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा शरीर नहीं छोड़ेगी। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ, जब तक तुम्हारी आत्मा रागिनी के शरीर में प्रवेश नहीं करती मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर जिज्ञासा ने कहा, परी माँ उसके बाद क्या, और अगर कभी श्री सिंघानिया को पता चला तो क्या वो मुझे माफ कर देंगे? क्या वो मुझे अपनाएंगे? परी माँ हंसी और बोली, मैंने कहा ना, सब चीज उस भगवान के हाथ में है। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसा मौका दिया तो जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा और ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे आगे तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हें यह मौका क्यों मिला और क्यों तुम्हें रागिनी की जिंदगी जीने के लिए मिली। सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पर अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगा। पर इतना कहूंगी, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम दिल से मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और जितना हो सका तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि उस कुदरत के खिलाफ हम भी नहीं जा सकते। जैसे मैं तुम्हें लंबी जिंदगी नहीं दे सकती, पर रागिनी उसकी जिंदगी अभी बाकी है, इसीलिए मैंने तुम्हें यह मौका दिया। बाकी सब बातें तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगी। बस तुम्हें 3 दिन तक अब ये जिंदगी जीनी है, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां और प्यार ही प्यार। इतना कहकर परी माँ गायब हो गई। जिज्ञासा इधर उधर देख रही थी। उसने परी माँ को आवाज लगाई कि परी माँ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पर अभी वो आवाज ही लग रही थी, पर परी वापस नहीं आई। जिज्ञासा यही सोच रही थी कि कहीं परी ने भी तो मुझे एक उम्मीद दिखाकर मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया, क्योंकि जब से वो होश में आए हैं तब से सिर्फ नफरत ही मिली है। किसी अपने ने उसका साथ नहीं दिया, बस एक उसकी सबसे अच्छी सहेली को छोड़कर, जो हर दुख सुख में उसके साथ रही है। रात ऐसे ही बीत गई। जिज्ञासा को बिल्कुल नींद नहीं आई, क्योंकि वो परी की बातों को सोच रही थी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है।
क्या सच में कोई आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करके उसकी जिंदगी जी सकती है? और मैं अपना दिल कैसे दान दूंगी, क्योंकि इस बात के लिए शायद उसका पति या उसका पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर सुबह अभी उसकी आंख ही लगी थी कि उसे बाहर से कोई पुकारने की आवाज आने लगी। उसने जैसे ही पेड़ के तने से बाहर आकर देखा तो उसका पति उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। उसके पति ने जैसे ही उसे देखा उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जबकि राखी ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा ट्री हाउस चुना था जहाँ पर जरूरत की सारी चीज थी, और तुम किस तरह से यह फटे हाल में रह रही हो? जिज्ञासा हंसी और बोली, कैसा ट्री हाउस? कौन सा ट्री हाउस? मुझे तो आपने इन्हीं जंगलों में छोड़ा था। उसका पति हैरान रह गया। उसने कहा, हाँ याद है, पर राखी ने तुम्हें सब समझाया था ना। जिज्ञासा को पता था वो चाहे कितनी भी दलील दे ले, कितना भी सच बोले, उसके पति को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होगा, और वैसे भी सिर्फ 3 दिन की बात थी। उसने कहा, छोड़िए। उसके पति ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं, पर उससे पहले पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। जिज्ञासा ने कहा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तो उसके पति ने एक फाइल उसके आगे रखी और बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम राखी को अपनी किडनी अपनी मर्जी से दे रही हो। बिना तुम्हारे सिग्नेचर और अप्रूवल के यह ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। जिज्ञासा ने कहा, आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपको अपनी एक किडनी दी है, अब मेरे पास सिर्फ एक किडनी बची है। उसका पति हंसा और बोला, तुम कितनी बार यह झूठ बोलोगी? मैं अच्छे से जानता हूं कि किसने मुझे बचाया था। भूलो मत तुमने मेरे साथ क्या किया था। जिज्ञासा ने कहा, मैं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। राखी को कहीं और से भी किडनी मिल सकती है। अगर उसे इतनी जरूरत है तो उसे सिर्फ मेरी किडनी ही क्यों चाहिए? उसका पति गुस्से से आगे आया और उसके बाल पकड़ता हुआ बोला, क्योंकि तुम ही इकलौती ऐसी हो जिसका ब्लड ग्रुप राखी से मैच करता है। तुम्हारे सारे पैरामीटर उससे मैच करते हैं, इसीलिए तुम्हें ही चुना गया है। और भूलो मत, जो फर्ज तुम्हारा था वह राखी ने निभाया। तुम तो विदेश भाग गई थी अपनी वेकेशन पर जब मैं बीमार था। उसके बाद भी मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे साथ रहता रहा। और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिज्ञासा ने गुस्से से उसको देखकर कहा, हाँ, तुम मेरे साथ रहते रहे, लेकिन बिना लोगों को ये बताएं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। याद है, हमने चुपके से शादी की थी, जिसका कोई सबूत भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले अचानक से हमारी शादी की इकलौती एल्बम जो सबूत था, उसे आग लग गई थी, जिसका आज तक नहीं पता। और वैसे भी तुमने किसी को भी यह नहीं बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ना ही आज तक तुमने हमारी शादी को रजिस्टर कराया। पर फिर भी मैं एक पत्नी होने का सारा फर्ज निभाती रही। और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या तुम्हें जरा भी मुझ पर तरस नहीं आता? जैसे ही उसके पति ने यह बात सुनी, उसकी पकड़ उसके बालों पर ढीली पड़ गई। ये सच था कि उसने कभी किसी को नहीं बताया। उसके घर वालों के अलावा ये बात किसी को नहीं पता कि वो दोनों शादीशुदा हैं। उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम्हें लोगों के सामने एक नाम चाहिए ना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम राखी को ये किडनी दे दो, और प्लीज अच्छे से रहो। मैं सबके सामने तुम्हें अपनाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा, और लीगली हम हस्बैंड और वाइफ होंगे, इस बात का मैं वादा करता हूँ। जिज्ञासा एक कड़वी हंसी हंसने लगी। उसने अपने पति को देखकर कहा, मैंने तुमसे कई बार बोला कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। सबके सामने एटलीस्ट हमारी शादी को ही रजिस्टर करा दो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। पर आज तुम राखी के लिए, उसकी जान बचाने के लिए मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हो। उसके पति ने कहा, जिज्ञासा, तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, पर तुम ही थी जिसने मुझे धोखा दिया। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम वहां से भाग गई और राखी आई मुझे बचाने। राखी का मुझ पर एहसान है, मेरी वजह से ही राखी को ये प्रॉब्लम हुई है। अगर उसने मुझे किडनी नहीं दी होती तो शायद एक किडनी के सहारे वो जिंदा रह सकती थी, लेकिन अब उसकी बची हुई किडनी में भी इन्फेक्शन भर गया और वो भी बेकार हो गई। फिर जिज्ञासा ने कहा, क्या तुमने खुद राखी के सारे टेस्ट देखे? क्या तुमने मेरे टेस्ट देखे नहीं ना? तुम सिर्फ डॉक्टर मधु की बातों पर विश्वास करते हो। मैं तुमसे कई बार कहा कि किसी और अस्पताल में भी तो टेस्ट करा सकते हो। मैंने अपना टेस्ट कराकर तुम्हारे सामने रिपोर्ट रखी, जिसमें साफ था कि मैंने एक किडनी तुम्हें दी है, पर तुमने वह भी नहीं माना। उसके पति को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने कहा, तुम हमेशा मुझसे बहस क्यों करती हो? क्यों नहीं तुम मेरी बात सुनती? क्यों अपने लिए मुसीबतें खड़ी करती हो? बोला ना, एक किडनी के सहारे भी तुम जिंदा रह सकती हो। मुझे देखो, मैं भी तो एक किडनी के सहारे ही जिंदा हूँ।
क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आता? तुम्हारा फर्ज तुम्हारी बहन ने पूरा किया और उसकी जान बचाने के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? सच में मैंने तुमसे ज्यादा मतलबी इंसान आज तक नहीं देखा। मैं उस दिन को कोस रहा हूँ कि क्यों मैंने तुमसे प्यार किया। जिज्ञासा हंसी और बोली, तुम कोस रहे हो, बल्कि मैं उस दिन को कोस रही हूँ कि क्यों मैं तुम्हारी जिंदगी में आई। उसके पति ने कहा, देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम इस पेपर्स पर साइन करो और मेरे साथ सीधा हॉस्पिटल चलो। राखी की तबीयत बहुत खराब है, उसे जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा। जिज्ञासा ने कहा, और अगर मैं मना कर दूं तो उसके पति ने कहा, ठीक है, अगर तुमने मना भी कर दिया तो फिर इन्हीं जंगलों में तुम सारी जिंदगी सड़ोगी। याद रखना, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा। किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगी। अब जिज्ञासा चुप हो गई, क्योंकि अगर वो यहाँ जंगलों से नहीं निकली तो सच में वो कभी रागिनी के शरीर में नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसे इस अस्पताल में जाना है जहाँ रागिनी है, क्योंकि रागिनी को उसका दिल दान करना बहुत जरूरी है, वरना वो इसी शरीर में हमेशा के लिए अटक कर रह जाएगी। उसने जल्दी से वो पेपर से उठाए और उन पर साइन कर दिया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, पर तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। टू बी कंटिन्यूड। CH4। जिज्ञासा का घर आना, पेंटिंग्स। क्योंकि रागिनी को उसका दिल दान करना बहुत जरूरी है, वरना वो इसी शरीर में हमेशा के लिए अटक कर रह जाएगी। उसने जल्दी से वो पेपर से उठाए और उन पर साइन कर दिया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, पर तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। अब आगे उसके पति ने पूछा, क्या बात? तो उसने कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं, तुम उन्हें मान लो। उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। अपनी किडनी भी तुम्हारी उस प्यारी और होने वाली बीवी राखी को दे दूंगी, और उसके बाद तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी कि तुम मुझे कभी देख भी ना पाओगे। उसके पति को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? और राखी मेरी होने वाली पत्नी नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो। तुम बार बार ऐसी घटिया बातें करके क्यों मेरे दिल में अपने लिए नफरत पैदा करती हो? और क्या बकवास कर रही हो? तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे माँ बाप वह भी तुम्हें पसंद नहीं करते, इस वजह से कि तुम राखी को तकलीफ पहुँचाती हो। और मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन? और ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से क्यों निकालती हो तुम? क्यों मेरा दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती? जिज्ञासा हंसी और बोली, शुक्र है तुम्हें यह एहसास तो है कि मेरे खुद के माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते। आदित्य उसकी बात सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि यह चीज आदित्य ने भी देखी थी कि उसके माँ बाप राखी को की ज्यादा फेवर करते हैं और उसके पापा वो तो सिर्फ राखी के आसपास रहते हैं। लेकिन आदित्य को ये लगता था कि शायद इस पर भी गलती जिज्ञासा की है, क्योंकि उसे राखी से नफरत है और वो उसे चलती है। आदित्य अनेक ठंडी सांस ली और बोली, देखो जिज्ञासा, प्लीज मेरी बात मानो। तुमने मुझे अपनी किडनी नहीं दी, मैं समझ सकता हूँ, शायद तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज समझो, बस उसको किडनी देने के बाद जैसे ही तुम ठीक होती हो मैं सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा, और तो और अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा जहाँ पर हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पर प्लीज तुम राखी को टारगेट करना बंद करो। मेरे और राखी में ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझती हो और इसी वजह से तुम हमेशा उसे दुख पहुंचाती हो। तुमने कितनी बार राखी को मारने की कोशिश की, पर वो हमेशा तुम्हारा तरफदारी करती है। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की मार से बचाती है, यहाँ तक कि मेरे गुस्से से भी। सच में अगर मैं देखूं तो राखी में वो सारे गुण हैं जो मैं अपनी पत्नी में चाहता था, लेकिन क्यों तुम उससे इतनी तकलीफ हो जाती हो? जिज्ञासा ने कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ, उसमें वो सारे गुण हैं जो तुम्हारी पत्नी में होने चाहिए। मेरे मरने के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। आदित्य ने गुस्से से ऊपर देखा और फिर जिज्ञासा के कंधों को जोर से पकड़ते हुए बोला, बस करो, क्यों हर वक्त मरने की बात करती हो? बोला ना, एक किडनी से कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस ये लास्ट बार है, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। जिज्ञासा ने कहा, इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ही तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। अब आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक जोरदार थप्पड़ जिज्ञासा के मुंह पर मारा। जिज्ञासा वहीं गिर गई, उसका सर घूमने लगा। एक तो इतने दिनों से वो तकरीबन भूखी प्यासी इन जंगलों में भटक रही है, किस तरह से अपना जीवन गुजार रही है, और उसके पति को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा।
आदित्य को जैसे एहसास हुआ वो जल्दी से जिज्ञासा की तरफ बढ़ा और उसे उठाते हुए बोला, क्यों हर वक्त मुझे गुस्सा दिलाती हो? चलो तुम बहुत हो गई बातें। जिज्ञासा ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोला, पहले तुम मेरी बात मानो, मैं फिर तुम्हारे साथ जाऊंगी। आदित्य ने कहा, ठीक है, क्या शर्तें हैं तुम्हारी, बताओ मुझे। जिज्ञासा ने कहा, मैं एक पूरा दिन अपने उस घर में गुजारना चाहती हूँ जिस घर में तुम और मैं रहते हैं, और जो शायद अब मेरा घर नहीं रहेगा। आदित्य ने कहा, तुम फिर शुरू हो गई। उसने कहा, ठीक है, पर तुम भागोगी नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि शायद इस सर्जरी से बचने के लिए तुम कहीं भाग न जाओ। तो जिज्ञासा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं राखी को अपनी किडनी जरूर दूंगी, क्योंकि यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगी। ये लास्ट गिफ्ट होगा मेरा तुम्हारे लिए, और उसके बाद तुम्हारा और मेरा कुछ उधार नहीं रहेगा। इस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे। पर अब आदित्य ने कोई जवाब ना दिया। उसने कहा, शायद वह पागल हो गई है। 5 दिन इन जंगलों में रहते रहते शायद उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। उसने कहा, ठीक है, और क्या शर्तें हैं? जिज्ञासा ने कहा, तुम मेरी पहली शर्त पूरी करो, दूसरी शर्त मैं तुम्हें उसके बाद बताऊंगी, पर याद रखना मेरी 3 शर्तें तुम्हें माननी होगी। आदित्य ने हाँ कहा और वो उसे लेकर वापस घर आ गया। जिज्ञासा आपने उस घर को देख रही थी जिसे कभी उसने अपने हाथों से सजाया था, और कितनी उम्मीद से वो उस घर में आई थी। उसने जब आदित्य से शादी की थी तब आदित्य की हालत बहुत खराब थी, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, और जिज्ञासा ने उसकी पूरी मदद की, यहाँ तक कि उसके साथ उसके ऑफिस में भी हेल्प करती रही, और उसके नए बिजनेस को उसने यहाँ तक खड़ा किया कि वो करोड़ों तक पहुँच गया, और आदित्य का नाम अच्छे बिजनेसमैन में आने लगा। और फिर 4 साल पहले उन्होंने ये घर खरीदा जो कि बहुत ही बड़ा विला था, जिसे कि जिज्ञासा ने अपने हाथों से एक एक चीज सजाई थी। जिज्ञासा उस घर में जैसे ही इंटर हुई तो एक मेड जिसका नाम सविता था, वो उसकी जिज्ञासा की तरफ आए। वो मेड जिज्ञासा को बहुत प्यार करती थी, उसे अपनी बेटी की तरह समझती थी। उसने अपनी आंखों से जिज्ञासा के सब दुख देखे थे कि किस तरह से उसके अपनों ने ही उसे हमेशा टॉर्चर किया। उसे जिज्ञासा से बहुत हमदर्दी थी। सविता आंटी ने जैसे ही जिज्ञासा की हालत देखी वह हैरान रह गई, क्योंकि जिज्ञासा के हाथों पैरों पर जगह जगह कट थे, उनके कपड़े आधे फटे हुए थे, और उसकी हालत भी बहुत खराब थी, वो बहुत वीक लग रही थी। उन्होंने कहा, बेटा ये तुमने क्या हाल बना रखा है, तुम कितनी कमजोर हो गई हो, और यह सारे जख्म ये कैसे आए? तब जाकर आदित्य ने जिज्ञासा के उन जख्मों पर ध्यान दिया और ये देखा कि वो सच में कितनी कमजोर हो गई है। उसने जल्दी से उसके हाथ पकड़े और बोला, ये तुम्हें क्या हुआ है? जिज्ञासा ने अपना हाथ छुड़ाया और बोला, तुम्हें अब दिखाई दिया? कैसे दिखाई देता, क्योंकि तुम तो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि तुमने तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, एक बार भी नहीं पूछा कि 5 दिन अकेली जंगलों में मैंने कैसे गुजारा। आदित्य को अपनी गलती रियलाइज हुई, उसे गुस्सा आने लगा। उसने कहा, जिज्ञासा ऐसी बात नहीं है, मैं सच कहूँ तो उससे बोला भी नहीं जा रहा था, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। जिज्ञासा हंसी और बोली, कोई बात नहीं, छोड़ दो आदित्य, ये कोई पहली बार की बात नहीं है, मुझे अब आदत है। इतना कहकर वो घर के अंदर चली गई। सविता आंटी बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़कर अंदर ला रही थी। आदित्य जैसे ही अंदर आने लगा, जिज्ञासा ने कहा, आदित्य मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में मैं आज का दिन अकेली बिताना चाहती हूँ, जहाँ पर कोई ना हो। उसके बाद वैसे भी कल तुम मुझे अस्पताल ले जाओगे, यानी मेरी मौत की तरफ, पर अपना वादा मत भूलो। सिर्फ आज का दिन इस घर में मैं और सविता आंटी सिर्फ यही रहेंगे। आदित्य उसको ये सुनकर बुरा लगा कि जिज्ञासा ने कहा कि था कल तुम मुझे मौत के मुंह में ले जाओगे। उसे बड़ी घबराहट हो रही थी। उसने कहा, ठीक है, बस ये सर्जरी हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आदित्य वहीं से वापस मुड़ गया, पर उसने अपने मैनेजर और 2 आदमियों को बोला कि घर पर नजर रखना, जिज्ञासा कहीं भी भाग कर ना जाए। जिज्ञासा अंदर आई, उसने सबसे पहले शावर लिया और अपने कपड़े बदले। वो हाल में बैठी थी और सारा फर्नीचर देख रही थी जो 2 साल पहले उसकी बहन ने सब बदल दिया। हालांकि जब 5 साल पहले आदित्य और जिज्ञासा ने ये घर लिया था तो उसने हर एक चीज अपनी पसंद की चुनी थी और बड़ी अच्छे से घर को सजाया था, पर उसकी बहन ने 2 साल पहले सब कुछ बदल दिया, और आदित्य ने एक बार भी उसे मना नहीं किया, बल्कि जब जिज्ञासा ने उसे रोका कि उसे ये चीज पसंद नहीं,
तो आदित्य ने उसे ही बुरी तरह से फटकार दिया कि वो हमेशा राखी से जलती है, इसीलिए अब उसे ये सब चीज नहीं पसंद। जिज्ञासा कितना लड़ती रही पर उसके पति ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और सब कुछ राखी के हिसाब से किया, यहाँ तक कि किचन में सारी क्रोकरी, सब बर्तन राखी ने अपने हिसाब से सेट कराया और जानबूझकर जिज्ञासा के सामने ये बोलती थी कि फ्यूचर में ये सब चीज मेरे होने वाली हैं, इसीलिए तुम्हारी पसंद का यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। जिज्ञासा ने अपने हाथों से अपने घर के लिए 2 पेंटिंग्स बनाई थी, एक जिसमें वो और आदित्य थे और एक पेंटिंग जो उसने अपने पूरे परिवार के साथ बनाई थी, जो कि उनकी पुरानी पिक्चर थी। जिज्ञासा ने इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए ही पेंटिंग सीखी थी। वो कितनी खुश थी जब उसने आदित्य के बर्थडे पर 4 साल पहले उसे ये पेंटिंग गिफ्ट की। आदित्य भी उस पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे कीमती और बेस्ट गिफ्ट है। और आदित्य ने वो पिक्चर अपने बेडरूम में बिल्कुल अपने बेड के सामने लगाई थी, यह कहकर कि इसे देखने से उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। पर उसकी बहन राखी को जैसे ही पता चला, उसने आदित्य को कहकर वो पेंटिंग्स हटा दी। जिज्ञासा बहुत रोई कि आदित्य सारे घर में राखी अपनी मर्जी से सब सेट कर रही है, कम से कम उसके बेडरूम में तो एक पेंटिंग तो उसकी मर्जी की रहने दो, प्लीज इसे मत हटाओ। पर आदित्य ने जिज्ञासा की बात नहीं सुनी और उसने उस पेंटिंग को हटा दिया। पर उसने उस पेंटिंग को फेंका नहीं, बल्कि उन दोनों पेंटिंग्स को उसने स्टोव में रखवा दिया, ये कहकर कि हर एक चीज का समय होता है। अब वो पेंटिंग्स बहुत पुरानी हो गई हैं, अब वो इस घर में अच्छी नहीं लगती। जिज्ञासा उस दिन बहुत रोई थी। वह कितने दिन तक आदित्य से नाराज रही, पर उसकी नाराजगी का भी उसे पर कोई असर नहीं हुआ। जिज्ञासा साथ साथ अपने कप में चाय पी रही थी। वो कप जो कपल कप था, उसने अपने और आदित्य के लिए खरीदा था, पर राखी को जब पता चला, टू बी कंटिन्यूड। CH5 सब चीजें जलाना, गार्डन, फूल, 2 पेड़। जिज्ञासा साथ साथ अपने कप में चाय पी रही थी। वो कप जो कपल कप था, उसने अपने और आदित्य के लिए खरीदा था, पर राखी को जब पता चला, अब आगे पर राखी को जब पता चला तो उसने आदित्य का वो कप जानबूझकर नीचे गिरा दिया। वो कप थोड़ा सा ऊपर से टूट गया था। जिज्ञासा ने जब राखी को डांटा कि उसने ये जानबूझकर किया है, तो राखी रोने लगी और इस बात पर भी आदित्य ने जिज्ञासा को ही सुनाया कि सिर्फ एक कप के लिए उसने राखी को डांटा और आदित्य ने गुस्से से वो थोड़ा सा टूटा हुआ कप नीचे जमीन पर फेंका, जिससे कि उसके कई टुकड़े हो गए। जिज्ञासा जिसने वो सारे टुकड़े उठाए और रोते रोते कितने ही घंटे लगाकर उन टुकड़ों को जोड़ा, पर वो कप पहले वाली शेप में नहीं आया। पर फिर भी जिज्ञासा ने वो कप संभाल कर रखा था, जिसे देखकर राखी बहुत हंसती थी कि जिज्ञासा शायद पागल है, उसका पति उससे प्यार नहीं करता, फिर भी उसके पीछे पागल रहती है। पर जिज्ञासा उसको हमेशा ये लगता था कभी ना कभी सच्चाई सामने आएगी और उसके पति को उसकी गलतियों का एहसास होगा। पर अब बहुत समय बीत चुका था और जब से आदित्य ने जिज्ञासा को राखी को अपनी किडनी देने के लिए बोला था, जिज्ञासा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसे पता था किडनी देने से उसकी जान चली जाएगी। उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, बहुत रोका, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। वो दूसरे अस्पताल भी गई, उसने अपने टेस्ट कराए, पर फिर भी आदित्य ने वो रिपोर्ट्स फाड़ दी कि जिज्ञासा झूठ बोल रही है। जिज्ञासा ने चाय पीकर वो कप देखा और फिर उसने वो कप को नीचे जमीन पर फेंक दिया। सविता आंटी वो हैरानी से जिज्ञासा को देख रही थी, जिसे वो कप बहुत पसंद था। उसने कहा, बेटी यह क्या कर रही हो? जिज्ञासा ने कहा, जब ये रिश्ता पहले ही टूट चुका है तो एक कप को बचाकर मैं क्या करूंगी, और वैसे भी अब इसकी कोई जरूरत नहीं। उसने कहा, आंटी मैं थोड़ी देर अपने कमरे में अकेला रहना चाहती हूँ। सविता आंटी ने कहा, ठीक है, क्योंकि वो देख पा रही थी जिज्ञासा की हालत। आदित्य वापस ऑफिस आ गया, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जिज्ञासा का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था कि जिज्ञासा जो उससे लड़ नहीं रही और उसकी बातें भी मान रही है। जिज्ञासा के पापा ने जब आदित्य से पूछा तो उन्होंने उसे ये बताया कि जिज्ञासा बिल्कुल ठीक है और वो राखी को अपनी किडनी देने के लिए मान गई है और वो उसे कल सुबह अस्पताल में ले आएगा, जिससे कि उसके टेस्ट होंगे और उसके बाद राखी का किडनी ट्रांसप्लांट होगा। जैसे ही उसके मम्मी डैडी ने ये खबर सुनी, वह खुश हो गए। राखी हैरान थी कि जिज्ञासा को ये पता है कि उसके पास सिर्फ एक ही किडनी बची है, फिर भी वह इतनी आसानी से मान गई। उसके पास डॉक्टर मधु भी खड़ी थी।
उन्होंने भी हैरानी से राखी को देखा। उन दोनों ने ही आपस में ही जैसे आंखों से बात की। जिज्ञासा की मां ने जैसे ही सुना उसने अपना मुंह बना लिया और बोला, वो कोई हम पर एहसान नहीं कर रही, बल्कि इतने साल उस जैसी बेटी को पालकर इतना पढ़ाकर हमने ही उस पर एहसान किया है। राखी को ये सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी ही घटिया मुस्कुराहट थी कि एक सगी माँ ही अपनी सगी बेटी को इस तरह से कोसती है और उसे खुद टॉर्चर करती है। इधर जिज्ञासा वो अपने कमरे में जैसे ही आए, थोड़ी देर बेड पर आराम करते हुए उसने अपनी पिछली सारी जिंदगी के बारे में सोचा। उसने कहा, बस 3 दिन में मेरी यह जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर वो अपनी और आदित्य की एक बड़ी फोटो के पास आई और बोली, बस आदित्य, ये सफ़र यहीं खत्म होता है और मैं तुमसे किसी भी जन्म में किसी भी सूरत में नहीं मिलना चाहती, क्योंकि तुम जैसा पति भगवान किसी अभागी पत्नी को ना दे। उसने वो फोटो उठाए और उसे फ्रेम में से फोटो निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने अपनी अलमारी दराज सब में से आदित्य और अपनी फ़ोटो निकाली, जो कि कितनी ही फ़ोटो उन्होंने ली थी। उसने वो सारी फ़ोटो इकट्ठी की और उसे एक बड़े से लिफाफे में डाला। वो उन फ़ोटो को लिफाफे में डालने से पहले एक एक फ़ोटो को देख रही थी कि कितना ही अच्छे समय बिताया था उन्होंने, पर आदित्य ने खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। वो पत्नी जो उसे की जान से चाहती थी, उस पत्नी को उसने खो दिया। फिर उसने अपनी अलमारी में पड़े अपने सारे कपड़े निकाले और उन्हें भी इकट्ठा किया। उसने अपने जूते, अपनी ज़रूरत का सारा सामान, बाथरूम में जाकर अपना ब्रश, अपनी एक एक चीज़ जो उससे जुड़ी हुई थी, उसने वो सभी इकट्ठा की। उसके बाद उसने अपनी ज्वेलरी निकाली जो कि आदित्य ने उसे दी थी। उसने वो सारी ज्वेलरी, जिसमें कि कई गोल्ड और डायमंड के सेट थे और कई रिंग्स, सब कुछ था, उसने उन सब ज्वेलरी को एक बहुत बड़े बैग में डाला और साइड पर रख दिया। फिर उसने सविता आंटी को बुलाया और बोला, आंटी आप मेरे साथ गार्डन में चलिए और यह सब सामान उठा ले। सविता आंटी ने बहुत सारा सामान उठा लिया, पर वो बहुत कपड़े और बहुत कुछ था। फिर जिज्ञासा ने बाहर से आदित्य के मैनेजर को बुलाया कि सविता आंटी की मदद करो। आदित्य का मैनेजर पहले तो हैरान हो गया, क्योंकि जिज्ञासा ने अपने सब कपड़े और सब सामान निकाल दिया था, जिसमें कि उसके जूते पर सब था। वो जिज्ञासा के कहने पर सब सामान उठाकर गार्डन में ले आया और उनकी एक ढेरी लगा दी, जैसा कि जिज्ञासा बोल रही थी। फिर जिज्ञासा ने उन सामान के ऊपर से वो लिफाफा खाली किया, जिसमें कि आदित्य और उसकी सब तस्वीर थी। फिर उसने सविता आंटी को बोला कि आप स्टोर से वो दोनों पेंटिंग्स उठा लाए जो मैंने बनाई है। सविता आंटी को बड़ी घबराहट हो रही थी। उन्होंने कहा, पर बेटी, तो जिज्ञासा ने कहा, आंटी प्लीज़ आज मुझसे कोई सवाल मत कीजिए और मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही कीजिए। जिज्ञासा किचन में आए और उसने केरोसिन की एक बोतल उठाई और लाइटर भी। इधर आदित्य के असिस्टेंट ने उसे बता दिया कि जिज्ञासा क्या कर रही है। आदित्य को बहुत हैरानी हुई। उसने जल्दी से जिज्ञासा को फ़ोन किया और उससे पूछा कि आखिर वो करने क्या वाली है। तो जिज्ञासा ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि सर्जरी के बाद तुम मुझे नई जिंदगी दोगे। मुझे अब ये जिंदगी नहीं चाहिए और ना ही यह सामान, नई जिंदगी और सब कुछ नया, पुराना कुछ भी नहीं। आदित्य को लगा कि शायद जिज्ञासा अपना सब कपड़े और सब कुछ बदलना चाहती है, शायद इसी तरह से वो अपना गुस्सा निकल रही है। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। सर्जरी के बाद जैसे ही तुम ठीक होती हो हम शॉपिंग पर चलेंगे, तुम्हें जो कुछ भी लेना है ले लेना। जिज्ञासा ने कहा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जिज्ञासा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसका असिस्टेंट, जिसे सब पता था, जो खुद राखी के साथ मिला हुआ था, उसने राखी को सब बता दिया। राखी बहुत हैरान हो रही थी कि सच में जिज्ञासा करना क्या चाहती है। उसे ये सारी तस्वीरें और अपना सब सामान कितना प्यारा था और जो गिफ्ट उसे आदित्य देता था वो उसे कैसे संभाल कर रखती थी। यहाँ तक कि वो राखी को भी यूज़ नहीं करने देती थी और हमेशा कहती थी कि वो उसके बदले में उसे नया ले देगी। पर आदित्य का दिया हुआ गिफ्ट उसे बहुत पसंद है, वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। जिज्ञासा आदित्य के लिए बहुत ऑब्सेसिव थी। सविता आंटी वो दोनों पेंटिंग्स स्टोर से ले आई, जो कि कब कभी जिज्ञासा की जान हुआ करती थी। जिज्ञासा ने वो पेंटिंग्स को अच्छे से देखा। अपनी और आदित्य की पेंटिंग को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आदित्य 6 महीने लगाकर मैंने पेंटिंग सीखी थी ताकि तुम्हें अपने हाथों से पेंट करके ये तस्वीर दे सकूं, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ था।
मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती थी जो हमेशा तुम्हें याद रहे, पर शायद अब इसकी कोई जरूरत नहीं। उसने वो दोनों पेंटिंग्स अभी उसी ढेर के ऊपर रखी और उन पर केरोसिन लगाकर उसे आग लगा दी। इधर जैसे जैसे सब सामान जल रहा था वैसे वैसे आदित्य को बड़ा अजीब लग रहा था। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? जिज्ञासा क्यों ऐसा कर रही है? उसके असिस्टेंट ने उसे यह नहीं बताया कि इन सामान के ढेर में वो सारी तस्वीर भी हैं। आदित्य को लगा कि शायद जिज्ञासा सब कुछ नया लेना चाहती है, शादी के बाद वो नई जिंदगी जीना चाहती है। राखी बहुत हैरान थी और उसके पास ही डॉक्टर मधु थी। राखी ने कहा, जिज्ञासा ने ऐसा क्यों किया? वह पेंटिंग्स जो उसे इतनी पसंद थी उसने उन्हें भी जला दिया। डॉक्टर मधु ने कहा, शायद जंगल में रह रहकर वह पागल हो गई है। कोई बात नहीं, वैसे भी बस 2 दिन की और बात है। जैसे ही उसकी किडनी निकाली गई उसी वक्त उसकी मौत हो जाएगी और उसके सामान और उसकी तस्वीरें को वैसे भी कौन पूछेगा? बाद में भी उन्हें तुम फेंक ही देती। राखी, डॉक्टर और डॉक्टर मधु बहुत ही गंदी हंसी हंसने लगी कि अचानक उनके कमरे में जिज्ञासा की मां आई। राखी ने जैसे ही जिज्ञासा की मां को देखा उसने जल्दी से अपने चेहरे पर रोनी सी शक्ल बनाकर बोला, देखा मां, जिज्ञासा क्या कर रही है? उसने उसे सब बता दिया। उसकी मां भी हैरान हो रही थी कि आखिर जिज्ञासा ने अपना सब सामान क्यों जला दिया और वो पेंटिंग्स वो जिज्ञासा कैसे जला सकती है। एक बार उसकी मां के दिल में भी अजीब सी हलचल हुई, पर दूसरे ही पल उन्होंने कहा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं बेटा, वो जो करती है उसे करने दो। वैसे भी मैं पहले ही उसकी सब बातों से और सब बेवकूफियां से परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, क्यों नहीं वो अच्छे से रहती। उसके साथ जो भी हो रहा है उसके खुद के कारण है। तुम उसके लिए बिल्कुल दुखी मत हो और तुम अपना सोचो, क्योंकि तुम्हारी सर्जरी है और तुम्हें खुश रहना है। राखी ने मन में सोचा, कैसी बेवकूफ माँ है जो अपनी सगी बेटी को छोड़कर अडॉप्टेड बेटी को प्यार करती है। इधर सब चीज जलाने के बाद जिज्ञासा ने असिस्टेंट को बाहर भेज दिया और फिर उसने अपने गार्डन पर नजर डाली। जिस गार्डन जो उसने अपने हाथों से सजाया था उसे गुलाब और जैस्मिन और रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। उसने वो सब अपने हाथों से लगाया था। फिर वो उन 2 पेड़ों के पास आए, एक रात की रानी का पेड़ और दूसरा वो आम का पेड़ जो उसने और आदित्य ने अपने हाथों से लगाया था, क्योंकि जिज्ञासा को किसी ने बताया था कि अगर पति पत्नी मिलकर आम का पेड़ साथ में लगाए तो वो हमेशा खुश रहते हैं। वो हंसी और बोली, कितनी गलत बातें फैली हुई हैं, ये पेड़ लगाने के बाद हम कभी भी खुश नहीं रहे। उसने सविता आंटी को बोला कि आंटी। सविता आंटी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। टू बी कंटिन्यूड। CH6 पेड़ों को काटना, बद्दुआएं, निशानियां मिटाना। क्योंकि जिज्ञासा को किसी ने बताया था कि अगर पति पत्नी मिलकर आम का पेड़ साथ में लगाए तो वो हमेशा खुश रहते हैं। वो हंसी और बोली, कितनी गलत बातें फैली हुई हैं, ये पेड़ लगाने के बाद हम कभी भी खुश नहीं रहे। उसने सविता आंटी को बोला कि आंटी। सविता आंटी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अब आगे सविता आंटी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि जिज्ञासा ने कहा कि यह सारे पौधे सब उखाड़ दो और इस गार्डन को पूरा खाली कर दो, जैसे यहाँ पर कुछ भी ना हो। सविता आंटी ने कहा, बेटी। तो जिज्ञासा ने कहा, आंटी प्लीज, मैंने कहा ना, आप वैसा ही कीजिए जो मैं कह रही हूँ। लगभग शाम हो चुकी थी। सविता आंटी ने वैसा ही किया। उन्होंने जिज्ञासा की मदद से वह सारे पौधे उखाड़ दिए। जिज्ञासा ने उन्हें भी इस आग के हवाले कर दिया, पर पौधे उखाड़ते हुए वह रो रही थी। सविता आंटी उसकी तकलीफ देख पा रही थी, उसकी भी आंखों में आंसू थे। वो अपने मन ही मन कोस रही थी कि सच में राखी और उसके माँ बाप को भगवान कभी माफ नहीं करेगा, और वो जितनी बद्दुआएं हो सकती थी राखी, आदित्य और उसके माँ बाप को दे रही थी। उनका दिल कराह रहा था ये सब करते हुए। फिर जिज्ञासा ने देखा, बस वो 2 पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सब गार्डन, सब पौधे उखाड़ दिए गए हैं। उसने कहा, आंटी अभी के अभी माली को बुलाए। माली, जो कि दूसरी तरफ ही काम कर रहा था, वे जिज्ञासा की बात सुनकर आया। तो जिज्ञासा ने कहा, इन दोनों पेड़ों को काट दो। माली ने सविता आंटी को देखा, क्योंकि इन पेड़ों की अगर कभी पत्तियां भी गिरती तब भी जिज्ञासा को तकलीफ होती, और वह फटाफट माली को बुलाती कि कुछ भी करो, बस ये पेड़ ऐसे ही हरे भरे रहने चाहिए। और अब जिज्ञासा खुद पेड़ों को खुद अपने हाथों से कटवा रही है। सविता आंटी चुप हो गई, पर माली ने वैसा ही किया। उन्होंने वो पेड़ काट दिए और जिज्ञासा ने कहा, अब पेड़ों को काटकर उनकी यह पत्तियां इसे जला दो।
और इन लकड़ी को तुम जो करना चाहो कर लो। माली ने वैसा ही किया। रात के 8 बजे बज चुके थे। सविता आंटी ने कहा, बेटी अब तुम अंदर चलो और कुछ खा लो। जब से आए हो तुमने बिल्कुल आराम नहीं किया और कुछ खाया भी नहीं। जिज्ञासा ने सविता आंटी को देखा और बोला, हाँ आंटी, आप आज मेरा फेवरेट पनीर राजमा और दाल बनाए। मैं जी भर कर खाना चाहती हूँ। मैं आज आपके हाथों का खाना चाहती हूँ। पता नहीं फिर कभी मिले या ना मिले। फिर उसने कहा, आंटी आप प्लीज़ खीर भी ज़रूर बनाना। सविता आंटी ने कहा, बिल्कुल बेटा। वो जल्दी से अंदर गई और खाना बनाने में लग गई, पर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि जिज्ञासा ऐसा क्यों कर रही है। जिज्ञासा बाहर ही खड़ी अपने गार्डन की तरफ देख रही थी, जो कि कुछ देर पहले कैसे हरा भरा था, रंग बिरंगे फूलों से खिलता हुआ गार्डन, और अब सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कहीं कहीं घास और बस मिट्टी और एक बहुत बड़े राख का ढेर जो कि उसने सब जलाया था। वो अपने घर के बाहर घूमकर सारा घर देख रही थी। एक एक चीज जो उसने अपने हाथों से बनाई थी वो उसे उजाड़ रही थी। फिर वो कमरे में आई। उसने फिर से अपना कमरा देखा और जैसे ही वो शो हो गई कि अब उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उससे जुड़ी हो, कोई भी ऐसी निशानी नहीं। उसे ये देखकर कुछ तसल्ली मिली कि अब आदित्य के पास उसकी कोई निशानी, उसकी कोई तस्वीर, कुछ भी नहीं होगा जिससे कि वह देखकर अच्छे से अफसोस भी कर सके। उसने कहा, पर आदित्य, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें जरा भी दुख होगा? क्या तुम्हारा वह प्यार झूठा था? फिर उसने ठंडी सांस ली तो सविता आंटी ने उसे बुलाया और बोला कि बेटा आ जाओ, खाना खा लो। इधर आदित्य ने सविता आंटी से पूछा कि जिज्ञासा क्या कर रही है, तो सविता आंटी ने बता दिया कि जिज्ञासा ने उससे खाने के लिए क्या क्या बनवाया है और वो थोड़ी खुश लग रही है, पर उसने पुराने पौधे उखाड़ दिए। आदित्य को ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, पर उसे लगा कि शायद वो पौधे खराब हो गए होंगे, पर जिज्ञासा ने सब अपनी पसंद से बनवाया है। उसे ये सुनकर थोड़ी खुशी मिली। उससे कहा, ठीक है आंटी, आज रात को वो जो कहती है आप वैसा ही कीजिए, उसके पास ही रहिए। उसने मुझे अपने पास आने से मना किया है। मैं सुबह होते ही उसे ले जाऊंगा। सविता आंटी ने हाँ कहा। इधर जिज्ञासा नीचे आ गई और उसने बड़े शौक से पेट भरकर खाना खाया। खाना खाते खाते हुए अपने घर को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो अपने भगवान से ही बहुत सारी शिकायतें कर रही हो। सविता आंटी ने कहा कि बेटा तुम्हें कुछ और चाहिए? तो जिज्ञासा ने कहा, नहीं आंटी, मैंने अभी किसी को बुलाया है, बस वो आता ही होगा। इधर एक आदमी ने घर की बेल बजाई। जिज्ञासा ने नीचे आकर जब वो दरवाजा खोला तो सामने एक ज्वेलर खड़ा था। जिज्ञासा ने उसे अंदर बुलाया और अपनी सारी ज्वेलरी उसे दिखाई। उसने सारी ज्वेलरी देखकर उसे बताया कि वो उसे कितने पैसे देगा। ये सारी ज्वेलरी तकरीबन 4 करोड़ की थी। सविता आंटी पास में खड़ी हैरान हो रही थी। आदित्य को यह इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जिज्ञासा ने किसी ज्वेलर को अपने घर बुलाया है। उसे लगा कि शायद जिज्ञासा अपने लिए कुछ नई ज्वेलरी खरीदना चाहती है। उसने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर उस ज्वेलर ने जब जिज्ञासा को बताया कि वह उसे कितने पैसे देगा, तो जिज्ञासा ने उसे 2 अकाउंट दिए कि वो दोनों अकाउंट में आधे आधे पैसे ट्रांसफर करे। ज्वेलर ने वैसा ही किया। उसने दोनों अकाउंट में 2-2 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। वो ज्वेलर सारे गहने लेकर चला गया। फिर सविता आंटी ने जैसे ही देखा तो उनके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आया। उन्होंने हैरानी से जब जिज्ञासा से पूछा तो जिज्ञासा ने कहा, आंटी, यह मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आपकी बेटी की शादी होने वाली है। इन सब पैसों से आपकी बेटी की शादी भी अच्छे से हो जाएगी और आप बाकी का जीवन भी बिना किसी की नौकरी किए अच्छे से गुजार सकती हैं। सविता आंटी ने कहा, पर बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो जिज्ञासा ने कहा कि आंटी, अब मुझे इन सब गहनों की या किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं। बस ये समझ लीजिए कि यह मेरी अंतिम इच्छा है। सविता आंटी को हैरानी तो बहुत हो रही थी, पर उन्होंने जिज्ञासा से ज्यादा बहस नहीं की। फिर जिज्ञासा अपने कमरे में ही बैठी बेड पर बैठी इधर उधर देख रही थी और उन पलों को याद कर रही थी जो उसने और आदित्य ने गुजारे। सविता आंटी जो नीचे ही थी। फिर जिज्ञासा नीचे हॉल में आ गई और इधर उधर घूमकर एक एक जगह एक एक कोना देख रही थी। अब सविता आंटी को बड़ा अजीब लग रहा था। जिज्ञासा का बिहेवियर सच में बहुत अजीब था। इधर जिज्ञासा वो लगभग रात के 2 बजे तक इसी तरह से पूरे घर में गार्डन में घूम रही थी। सविता आंटी थककर अपने कमरे में सो गई थी, पर जिज्ञासा उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने देखा कि घर के गेट के बाहर ही आदित्य का असिस्टेंट और 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं।
उसने चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट लिए बोला, वाह आदित्य, अपनी प्यारी राखी को बचाने के लिए तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं, पर कोई बात नहीं, तुम खून के आंसू रोओगे। फिर जिज्ञासा अपने कमरे में वापस आ गई। उसने जाकर परी माँ को याद किया तो परी माँ उसके सामने आई। उसने जिज्ञासा की तरफ गुस्से से देखा, वो उबासी ले रही थी। उसने कहा, इतनी रात को मुझे क्यों याद किया? तुम मुझे सोने भी नहीं देती। जिज्ञासा ने कहा, यहाँ मेरी जिंदगी सारी उथल पुथल हो रही है और आपको नींद की पड़ी है। तो परी ने कहा, तुम्हें बताया ना, सिर्फ 3 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। फिर जिज्ञासा ने कहा, पर मैं इस दिल का क्या करूं? इस दिल में तो आदित्य ने इतने गम भरे हैं कि शायद खुशियां मिलने के बाद भी मैं उन्हें अच्छे से जी नहीं पाऊंगी। तो परी माँ ने कहा, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम थोड़े दिन भी इंतजार नहीं कर सकती। फिर जिज्ञासा ने कहा, पर परी माँ, आदित्य के सामने सच्चाई कब आएगी? बस मुझे इस पल का इंतजार है। मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, उसे अपने किए गए गुनाहों का पछतावा हो। अपनी माँ को रोते हुए देखना चाहती हूँ, जिसने अपनी बेटी होने के बाद भी हमेशा मुझे दुख दिए। उसे राखी को उसके किए गए कर्मों का फल कब मिलेगा? तो परी माँ ने कहा, जिज्ञासा, उन सबको उनके किए गए गुनाहों की सजा तुम दोगी। सब कुछ ठीक होगा, बस तुम्हें सिर्फ रागिनी को अपना दिल दान करना है, और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। तुम्हें बस ये काम करना है, उसके बाद तुम सब चीज़ मुझ पर छोड़ दे। फिर इसी तरह रात बीत गई, पर जिज्ञासा बिल्कुल नहीं सोई। शायद इस घर में उसकी आखिरी रात थी और उसने सोच लिया था कि अगर भगवान ने कभी उसे दोबारा जन्म भी दिया तो वो कभी आदित्य से प्यार नहीं करेगी और कभी उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। फिर परी माँ ने उसे बहुत कुछ समझाया था। दूसरा दिन आदित्य सुबह ही उसे लेने आ गया। जिज्ञासा ने वही कल वाले कपड़े पहने थे जो उसने जंगल से आकर डाले थे। आदित्य जैसे ही घर के अंदर आया, उसे घर थोड़ा खाली खाली लगा। वे सब चीज जो जिज्ञासा लाई थी, उसे वो घर में सब नदारद लगी। उसने जिज्ञासा से पूछा तो जिज्ञासा ने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे पुरानी कोई भी जिंदगी नहीं चाहिए। आदित्य चुप हो गया। फिर वो जैसे ही गार्डन में आया, उसने देखा कि गार्डन पूरी तरह से खाली था और वो 2 पेड़ जो उन्होंने अपने हाथों से लगाए थे, वो पेड़ भी कट चुके थे। वहां पर सिर्फ राख के ढेर थे। उसने गुस्से से जिज्ञासा से पूछा, ये सब क्या है? ये सब तुमने क्या किया? तो जिज्ञासा सिर्फ आदित्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आदित्य ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये पेड़, ये पौधे अपने हाथों से हम दोनों ने लगाए थे। तुम तो इन पेड़ों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इनका एक पत्ता भी गिर जाए तो तुम्हें तकलीफ होती थी। फिर ये सब तुमने क्यों किया? तो जिज्ञासा ने कहा, क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए और वैसे भी इन सब का कोई फायदा नहीं। पर आदित्य, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल भी बहुत घबरा रहा था कि आखिर जिज्ञासा करना क्या चाहती है। जिन पेड़ों को उसने 4 साल से संभाल कर रखा, उन पेड़ों को वो इतनी आसानी से कैसे काट सकती है? फिर जिज्ञासा ने कहा, तुम यहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? कहीं राखी मेरे इंतजार में मर ही ना जाए। आदित्य ने कहा, तुम अपनी बातों से बाज नहीं आओगी। तुम क्यों राखी का बुरा चाहती हो? जिज्ञासा ने कहा, सिर्फ 3 दिन में तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर जिज्ञासा घर के बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। आदित्य अभी भी खड़ा गार्डन की तरफ देख रहा था और उस राख के ढेर की तरफ। उसे अपने दिल में बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा था, कुछ बुरा होने की आशंका। पर फिर उसने अपने आप को संभाला और बोला, शायद यह इसका गुस्सा है। कोई बात नहीं, एक बार सर्जरी हो जाए, उसके बाद हम दोनों अपने हाथों से पेड़ लगाएंगे। मैं अब तुम पर पूरा ध्यान दूंगा। टू बी कंटिन्यूड। CH7। इस जन्म की अधूरी इच्छा। 2 नाव पर पैर रखकर सिर्फ डूबोगे, किनारे पर कभी नहीं पहुंचोगे। देर की तरफ उसे अपने दिल में बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा था, कुछ बुरा होने की आशंका। पर फिर उसने अपने आप को संभाला और बोला, शायद यह इसका गुस्सा है। कोई बात नहीं, एक बार सर्जरी हो जाए, उसके बाद हम दोनों अपने हाथों से पेड़ लगाएंगे। मैं अब तुम पर पूरा ध्यान दूंगा। अब आगे आदित्य भी बाहर आ गया। जिज्ञासा पहले ही गाड़ी में बैठी थी। आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पूरे रास्ते वो जिज्ञासा से बात करता रहा। उसने कहा, जिज्ञासा, तुम घबराओ मत, सच में कुछ नहीं होगा। तुम देखो, मैं भी एक किडनी के सहारे कैसे जी रहा हूँ, और बस एक बार यह सर्जरी हो जाए, उसके बाद मैं सच में तुमसे शादी करूंगा, सबके सामने।
और तुम्हें वो पूरी खुशियाँ दूंगा। मुझे अब एहसास है कि शायद पिछले 5 साल से मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, पर सच कहूँ तो मुझे बहुत गुस्सा था कि क्यों तुमने जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब छोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, राखी ने जो मुझ पर एहसान किया था किडनी देकर, अब उस एहसान को तुम पूरा कर दो। उसके बाद सब बराबर हो जाएगा और हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। जिज्ञासा ने खिड़की खोली हुई थी, उसकी आंखें बंद थी, वह आदित्य की कोई बात नहीं सुन रही थी। वह हल्की हल्की हवा का मजा ले रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आदित्य ने 2-3 बार बोला जिज्ञासा, जिज्ञासा, पर जिज्ञासा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसने एक साइड पर गाड़ी रोक कर बोला, जिज्ञासा मैं तुमसे कब से बात कर रहा हूँ। जिज्ञासा ने कहा, मैंने नहीं कहा तुम्हें बोलने के लिए, तुम्हारा मुंह है। तुम कुछ भी बोलो पर कान मेरे हैं, मुझे सुनना है नहीं सुनना यह मुझ पर डिपेंड करता है। आदित्य हैरान हो रहा था। उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। जिज्ञासा ने फिर भी कोई जवाब ना दिया और वैसे ही बाहर का नज़ारा लेती रही। आदित्य ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हॉस्पिटल जाकर आदित्य जैसे ही जिज्ञासा की तरफ आया, जिज्ञासा पहले ही अपना दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो जिज्ञासा ने मना कर दिया कि आज के बाद मुझे कभी छूना मत, ना मेरे जीते जी ना मेरे मरने के बाद, कि तुम्हें अब कोई हक नहीं है। इतना कहकर जिज्ञासा आगे बढ़ गई। आदित्य की मुठिया कसी हुई थी, पर वह मन में यही सोच रहा था कि एक बार बस सर्जरी हो जाए, उसके बाद मैं जिज्ञासा को समझा लूंगा। जिज्ञासा जैसे ही अंदर आई, उसके माँ बाप पहले ही खड़े उसका वेट कर रहे थे। यह एक प्राइवेट हॉल था जो कि आदित्य ने ही राखी के लिए बुक कराया था। उसकी माँ ने जैसे ही जिज्ञासा को देखा, वह उसकी तरफ आई और बोली, देखा तुमने क्या हाल किया है अपनी बहन का, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ऐसा करते हुए। जिज्ञासा ने कहा, श्रीमती वर्मा, अगर आपकी आंखें हैं तो अच्छे से देखें कि किसने किसका क्या हाल किया है। 5 दिन मैं जंगलों में अकेली रहकर आई हूँ और आपकी प्यारी बेटी राखी आपके पास ही थी। आप उसका ध्यान रख रही थी। उसका होने वाला पति आदित्य, उसके सगे माँ बाप सब उसके पास थे, लेकिन फिर भी आप मुझे सुना रही हैं। उसकी माँ ये सुनकर हैरान हो गई कि जिज्ञासा ने आज उसे माँ नहीं बल्कि श्रीमती वर्मा बोला। आदित्य वह भी अपनी फटी आंखों से जिज्ञासा को देख रहा था। उसने कहा, जिज्ञासा तुम मम्मी से कैसे बात कर रही हो। जिज्ञासा ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोला, अगर कोई भी अनजान आकर मुझे कुछ भी सुनाएगा तो मैं उससे ऐसे ही बात करूंगी। और मैं 5 दिन बाहर थी तो उनकी प्यारी बेटी राखी को मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ। क्या इसमें इतना भी दिमाग नहीं, क्या यह इतनी अंधी हो गई है कि कुछ भी सच हो झूठ देख नहीं पा रही। और वैसे भी सर्जरी होने तक तुम मेरी हर बात मानोगे, बस उसके बाद मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, और ना ही तुम लोग कभी मुझे देख पाओगे और ना ही मैं। इतना कहकर वो अंदर चली गई। उसके माँ बाप आदित्य अभी भी वहीं खड़े जिज्ञासा को देख रहे थे। उसके पापा ने कहा, आदित्य, जिज्ञासा को ये क्या हुआ है, आज ये कैसी बातें कर रही है। आदित्य ने कहा, पापा 5 दिन तक वो जंगलों में अकेली रहकर आई है और जिस हालत में मैं उसे लेकर आया हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता। हो सकता है कि उसे गुस्सा हो, कभी कभी मुझे भी लगता है शायद जिज्ञासा को कुछ ज्यादा ही सजा देते हैं हम लोग। इतना कहकर वो अंदर बढ़ गया। उसके पापा ने कहा, अभी तो हम इसे बहुत कम सजा देते हैं, इस जैसी बेटी को तो जान से मार देना चाहिए। उसकी माँ ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं। माना जिज्ञासा बिगड़ी हुई है, वो राखी का बुरा चाहती है, लेकिन फिर भी है तो वो हमारी बेटी। इतना कहकर वो भी अंदर चली गई। इधर जिज्ञासा ने नर्स से पूछा, मेरा रूम कौन सा है, कहाँ पर मुझे एडमिट होना है। तो आदित्य जो उसके पीछे पीछे था उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ। फिर वो उसे डॉक्टर मधु के केबिन में ले गया और उसे बोला, डॉक्टर आप जिज्ञासा के सारे टेस्ट कर लीजिए, अगर नॉर्मल हुई तो फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जिज्ञासा ने डॉक्टर मधु को देखा और बोला, आदित्य, मुझे डॉक्टर मधु से अकेले में कुछ बात करनी है। आदित्य ने कहा, तुम्हें क्या बात करनी है। जिज्ञासा, देखो इस सर्जरी से तुम बच नहीं सकती। जिज्ञासा ने कहा, मैं तुम्हारी तरह अपना वचन तोड़ने वाली नहीं हूँ। सबको अपनी तरह झूठा और मक्कार समझा हुआ है। क्या मैंने जब एक बार बोला है कि मैं ये किडनी जरूर दूंगी तो मेरी बात को मानो, और अगर नहीं माननी तो मेरे रास्ते में मत आओ। आदित्य, उसे गुस्सा तो आ रहा था कि जिज्ञासा कैसी बातें कर रही है। उसने जोर से जिज्ञासा का हाथ पकड़ा और बोला, तुम ये क्या बकवास कर रही हो।
कौन सा वचन मैंने तोड़ा है, क्या झूठ बोला है, क्या मक्कारी की है? जिज्ञासा ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और जोर से आदित्य को थप्पड़ मारते हुए बोली, आज के बाद अपना ये गुस्सा मुझ पर निकालने की कोशिश मत करना। और क्या वचन तोड़ा है? क्या तुम्हें नहीं पता तुमने 8 साल पहले जब मुझे प्रपोज किया था सबके सामने, जब तुम पागल थे मेरे पीछे और मैंने तुम्हें मना कर दिया था, तब तुमने कहा था कि तुम मेरा दिल कभी नहीं दुखाओगे, हमेशा मेरा साथ दोगे, हमेशा मुझे प्यार करोगे, तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहली अहमियत मेरी होगी, मेरी आंखों से कभी तुम आंसू नहीं बहने दोगे और कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, हमेशा मेरे बनकर रहोगे। अब बताओ आदित्य, क्या कर रहे हो? पिछले 4 साल से मैं अपने ही घर में अनजाने की तरह रह रही हूँ, नरक की जिंदगी जी रही हूँ। दिन रात मेरी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देते। राखी कुछ भी कहे तुम उसकी बात को खुदा का कहा मानकर चुप हो जाते हो और उसके झूठ को भी सच मानते हो और मुझसे एक बार भी नहीं पूछते। बताओ, क्या ये धोखा नहीं? क्या ये मक्कारी नहीं? क्या ये धोखेबाजी नहीं? तुमने क्या सोचा आदित्य ऐसे ही चलता रहेगा? तुम 2 नाव में पैर रखकर सवार रहोगे तो क्या तुम किनारे पर पहुंच जाओगे? कभी नहीं आदित्य, कभी नहीं, तुम बीच में ही डूब जाओगे। याद रखना, सबसे ज्यादा शायद इस सर्जरी के बाद तुम पछताने वाले हो। तुम्हारे पछताने से भी कुछ नहीं होगा। फिर उसने कहा, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे कुछ बहस कर सकूं, क्योंकि आदित्य जिज्ञासा को ही देख रहा था। जिज्ञासा जो कुछ कह रही थी सच था। जिज्ञासा आज आदित्य को आईना दिख रही थी। आदित्य के पास कुछ भी नहीं था कहने को, वे चुपचाप बाहर चला गया। फिर डॉक्टर मधु ने कहा, जिज्ञासा घबराओ मत। जिज्ञासा ने डॉक्टर मधु की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ये प्यार करने का नाटक और मुझे हौसला देने का नाटक तो आप मत ही कीजिए, क्योंकि आप भी जानती हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही किडनी है और यह भी जानती हैं कि मेरी पहली किडनी भी आप ही ने निकाली थी, और तो और मेरा यूट्रस भी। अब डॉक्टर मधु हैरानी से जिज्ञासा को देख रही थी। उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तो जिज्ञासा ने कहा, आपको क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता? राखी कौन है और आप क्यों राखी को इतना फेवर करती हैं? मुझे सब पता है, पर घबराइए मत, अभी आपका पर्दाफाश होने में समय है। आपको जो करना है कर लीजिए। किडनी चाहिए ना, मैं देने को तैयार हूं, पर याद रखना डॉक्टर मधु, इसकी कीमत आप इतनी बुरी चुकाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकती। जितना दुख मैंने अपनी जिंदगी में सहा है, यह वादा है इस जिज्ञासा का। अगर आपको इससे 10 गुना दुख नहीं दिया, आपके खून के आंसू नहीं निकाले और आपकी उस प्यारी राखी उसको तिल तिल कर नहीं मारा, तो मेरा नाम भी जिज्ञासा नहीं। यही मेरी अधूरी इच्छा रहेगी इस जन्म की, जिससे मैं पूरी जरूर करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे मर कर ही वापस क्यों ना आना पड़े। और वैसे भी यह टेस्ट करने की फॉर्मेलिटी मत कीजिए, क्योंकि आप भी जानती हैं कि आप मेरा कोई टेस्ट नहीं करने वाली, बल्कि थोड़ा सा मुझे चेक करने के बाद आप आदित्य को ये बोलने वाली हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी प्यारी राखी को किडनी देने के काबिल हूँ। तो यह अपना नाटक यही बंद कीजिए। फिर जिज्ञासा वहां से जाने के लिए मुड़ गई। दरवाजे पर आकर वह रुकी और बोली, पर याद रखना डॉक्टर मधु, यह शायद आपका आखिरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी तबाह कर दूंगी। उसने डॉक्टर मधु की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा, जिससे एक बार देखकर तो डॉक्टर मधु के कदम भी लड़खड़ा गए। वो जैसे ही बाहर आए, आदित्य बाहर ही खड़ा था। उसने कहा, क्या कहा डॉक्टर ने? तो जिज्ञासा हंसी और बोली, डॉक्टर मधु ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी प्यारी चहेती राखी को किडनी देने के लायक हूँ और जितनी जल्दी हो सके यह ऑपरेशन हो जाना चाहिए। इतना कहकर जिज्ञासा वहां से नर्स के साथ चली गई। अब आदित्य हैरान था और डॉक्टर मधु जो उसके पीछे पीछे आई थी, उन्होंने भी जब ये बात सुनी तो उनके भी कदम वहीं थम गए, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि जिज्ञासा आदित्य को ये बोलेगी। आदित्य को भी लगा था कि जरूर जिज्ञासा कुछ ना कुछ नाटक करेगी ताकि यह सर्जरी ना हो पाए। और डॉक्टर मधु, उनका तो सर चकरा रहा था कि जिज्ञासा को ये बात पता है कि उसके पास सिर्फ एक ही किडनी है, फिर भी वो इतनी शांत कैसे रह सकती है? और उसे यह बात कैसे पता चला कि डॉक्टर मधु ने उसका यूट्रस भी रिमूव किया है? क्योंकि यह बात तो डॉक्टर मधु और राखी के अलावा किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि जब ये सर्जरी हुई थी तब जिज्ञासा को बेहोश रखा गया था और उसे ये भी नहीं बताया गया कि उसके साथ क्या हुआ है, बल्कि यह बोला गया कि उसे चोट लगी थी।
जिसकी वजह से एक बड़ा सा कट उसके पेट पर लगा। इधर जिज्ञासा जैसे ही उधर आए तो उसने देखा। टू बी कंटिन्यूड। अब आएगा मजा, क्या होगा आगे? PLS लाइक एंड कमेंट जरूर करना इस जन्म। CH8 राखी का झूठ पकड़ा गया। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में अच्छा लगता है। इधर जिज्ञासा अपने कमरे में जा रही थी, उससे पहले ही राखी का कमरा था। राखी जिसने जैसे ही जिज्ञासा को जाते हुए देखा जल्दी से बाहर आई। उसने एक तरफ नजर मारी तो आदित्य डॉक्टर मधु से कुछ बात कर रहा था और दूसरी तरफ उसके माँ बाप वह भी आपस में जैसे जिज्ञासा को लेकर बहस कर रहे थे कि जिज्ञासा इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है। राखी ने जानबूझकर जिज्ञासा का हाथ पकड़ना चाहा, ये बोलकर कि कैसी हो मेरी बहन, तो जिज्ञासा पीछे हो गई और राखी वो जानबूझकर सीधा आगे की तरफ गिरी और उसका सिर सामने रेलिंग पर लगा। उसने जोर से चीख मारी। आदित्य और उसके माँ बाप भागते हुए आए। आदित्य ने राखी को उठाया और बोला कि उसे क्या हुआ है, तो राखी ने कहा कि वह तो जिज्ञासा से उसका हाल चाल पूछने के लिए आई थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी बहन 5 दिन अकेली जंगलों में रहकर आए हैं, पर शायद जिज्ञासा को मुझ पर बहुत गुस्सा है, इसीलिए उसने मुझे धक्का मारा। जिज्ञासा जोर जोर से हंसने लगी। आदित्य उठा और उसने जिज्ञासा पर हाथ उठाना चाहा। जिज्ञासा ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और गुस्से से उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा। उसने कहा, और तुमने मान लिया? क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि मैंने उसे धक्का मारा है? हमेशा अंधों की तरह बिहेव मत करो। उसके माँ बाप उसके पास आए और उसके पापा बोले, जिज्ञासा तुमसे और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। तुम जैसी चालाक और घटिया लड़की हमारे घर ही पैदा होनी थी। तुम हमारे खानदान पर कलंक हो। जिज्ञासा अपने पापा के पास आए और गुस्से से उनकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं अपने खानदान पर कलंक हूँ या आप इस खानदान पर कलंक हैं? राखी आपकी कौन है? क्या आप नहीं जानते राखी की माँ कौन है? क्या आप उसे भी नहीं जानते? जैसे ही उसने कहा, मिस्टर वर्मा हैरानी से जिज्ञासा और सब जगह देखने लगे। उन्होंने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? जिज्ञासा ने कहा, मिस्टर वर्मा मुझे सब कुछ पता है। तो अच्छा होगा, 2 दिन तक जब तक ये सर्जरी नहीं होती तब तक आप अपनी जुबान बंद ही रखें और मुझ पर फालतू के कीचड़ मत उछालिए, वरना आप क्या क्या करते हैं और आपका किससे क्या रिश्ता है मैं सब बता दूंगी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। श्री वर्मा, उन्होंने गुस्से से जिज्ञासा पर हाथ उठाया कि वो उनको उन पर घटिया इल्जाम लगा रही है, सिर्फ बात को पलटने के लिए। तो जिज्ञासा ने श्री वर्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें जोर से धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिर गए। अब तो सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो जिज्ञासा जो चुपचाप सबकी मार सहती थी और बिना गलती के भी उसे हर बार राखी से और सबसे माफी मांगनी पड़ती थी, वो जिज्ञासा आज अलग ही तेवर में है। उसकी मां ने जल्दी से मिस्टर वर्मा को उठाया और बोला, जिज्ञासा तुम सच में पागल हो चुकी हो? तो जिज्ञासा हंसी और बोली, पागल? तुम मुझे पागल बोल रही हो? पागल तो तुम हो और अंधी भी। याद रखना, जिस दिन सच्चाई तुम्हारे सामने आए तुम फूट फूट कर रोओगे और तुम्हें चुप कराने वाला भी कोई नहीं होगा। और मेरा तुम किस में से किसी से कोई रिश्ता नहीं। मैंने कहा ना, इस सर्जरी तक चुपचाप अपनी जुबान बंद रखना और कोई भी मेरे सामने नहीं आएगा, वरना ये सर्जरी तो आप भूल ही जाइए और ऊपर से मैं आप सब की जिंदगियां भी तबाह कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे सब सच पता है। इतना कहकर जिज्ञासा अपनी मां को भी साइड पर धक्का देकर अपने कमरे में चली गई और उसने अपना कमरा बंद कर लिया। आदित्य, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिज्ञासा उसने आज अपनी हद पार कर दी, न सिर्फ उसने राखी पर हाथ उठाया बल्कि उसने अपने माँ बाप पर भी हाथ उठाया। अंदर जाकर जिज्ञासा ने किसी को फोन किया और कुछ समझाया। अभी आदित्य राखी के सिर पर पट्टी ही कर रहा था। राखी जानबूझकर अपनी आंखों में आंसू लिए आदित्य का हाथ पकड़ कर बैठी थी कि आदित्य प्लीज तुम जिज्ञासा को कुछ मत कहना। कोई बात नहीं, उसे गुस्सा है, मुझ पर निकालने दो, मैं उसका सारा गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। वो जानबूझकर मीठी मीठी बातें कर रही थी। उसके माँ बाप उसके पास ही थे। उसकी माँ ने कहा, ये जिज्ञासा तो मुझे सच में पागल लग रही है और हमारी राखी को देखो किस तरह से जिज्ञासा ने उसे धक्का दिया, फिर भी वो जिज्ञासा के लिए हमसे मिन्नत कर रही है कि हम उसे कुछ ना कहें। सच में काश राखी ने मेरी कोख से जन्म लिया होता।
काश जिज्ञासा जैसी बेटी मैंने पैदा ही ना की होती। इधर अभी वो बात ही कर रहे थे। डॉक्टर मधु और राखी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कह रही हूँ कि हमारा प्लान तो खुद जिज्ञासा सक्सेसफुल कर रही है और तो और सबके दिलों में अपने लिए और ज्यादा नफरत भर रही है। अभी वो एक दूसरे को कोस ही रहे थे कि जिज्ञासा उस कमरे में आई। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट और अलग सा तेज था। पहले तो डॉक्टर मधु और राखी उसकी मुस्कुराहट को देखकर हैरान थी कि जिसे पता है कि 2 दिन में वह मरने वाली है, फिर भी वो इतनी शांत कैसे रह सकती है। और वो कुछ कर भी नहीं रही ताकि यह ऑपरेशन ना हो, बल्कि उनका साथ दे रही है। आदित्य ने जिज्ञासा को देखकर कहा, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने माँ बाप और अपनी बहन पर इस तरह से हाथ उठाते हुए? जिज्ञासा ने कहा, तुम अंधे हो तो मैं क्या करूं? तुम्हें सच और झूठ दिखाई नहीं देता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिर जिज्ञासा ने वो अपने फोन को सामने लगी बड़ी सी एलईडी उसके साथ कनेक्ट किया और उसका रिमोट लेकर उसे ऑन किया और बोला, देखो सबके सब अंध हो। किसने किसके साथ क्या किया है? तो उसमें वो वीडियो चल रहा था जिसमें जिज्ञासा ने राखी को हाथ भी नहीं लगाया और राखी ने खुद ही गिरने का नाटक किया और अपना सर जानबूझकर रेलिंग पर मारा और फिर जिज्ञासा को झूठा साबित किया। आदित्य ने जैसे ही देखा उसने राखी की तरफ देखकर कहा, राखी यह क्या है? राखी जो हड़बड़ा गई और डॉक्टर मधु उनका भी रंग उड़ गया। उसके माँ बाप उन्होंने भी जैसे ही देखा उसकी माँ ने कहा, राखी यह क्या? इसका मतलब जिज्ञासा सच बोल रही थी। राखी ने कहा, माँ वह मेरा पैर मुड़ गया और मुझे लगा शायद जिज्ञासा ने मुझे धक्का दिया है। फिर वो ऊंची ऊंची रोने लगी कि मुझे आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्यों जी रही हूँ? मैं क्यों नहीं मर गई? उसने अपना नाटक फिर से चालू कर दिया। उसकी माँ ने राखी को पकड़ा और बोल, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। जिज्ञासा ने अपना फोन वहां से निकाला और अपनी माँ और राखी की तरफ देखते हुए बोला, वाह देखो माँ बेटी का प्यार। अडॉप्टेड बेटी सगी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रही है, पर माँ अडॉप्टेड बेटी को समझा रही है कि उसने जो भी किया सही है। वाह, तुम जैसी माँ तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। तुम तो सच में माँ बनने के लायक ही नहीं। जिज्ञासा यहाँ अपनी सारी तमीज भूल गई थी। वो अपनी माँ को तुम करके बोल रही थी क्योंकि इसके दिल में उसकी माँ के लिए भी उतनी ही नफरत थी जितनी आदित्य के लिए। फिर वो वहां से जैसे ही जाने लगी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, जिज्ञासा मेरी बात सुनो। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। जिज्ञासा हंसते हुए आदित्य के पास आए, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसके गालों पर प्यार से पिंच करते हुए और उसके गाल को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला, हो ले ले ले, कितना प्यारा बच्चा है। सच दिखाने पर इसे सच समझ आता है, पर अपने आप ये प्याला बच्चा सच नहीं देख सकता। देखो इसकी प्यारी राखी जो अभी झूठी साबित हुई, बेचारे को कितना बुरा लग रहा है उसके लिए। इतना कहकर जिज्ञासा ने गुस्से से आदित्य को देखा और बोला, अपना यह नाटक अपने तक रखो कि सॉरी बोलना और अपनी हमदर्दी दिखाना मुझसे आज के बाद मत करना, और वैसे भी कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही अच्छा लगता है। उसने कूड़ा कहते हुए राखी की तरफ इशारा किया और डस्टबिन कहते हुए आदित्य की तरफ। और फिर जिज्ञासा ने कहा, मैं इसके ये घटिया दोगले चेहरे की वीडियो सब ग्रुप में डाल रही हूँ और सोशल मीडिया पर, ताकि इसके असली चेहरे का लोगों को पता चल सके। बाकी तुम लोगों को जो करना है करो। राखी जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, प्लीज जिज्ञासा मुझसे गलती हो गई, प्लीज ऐसा मत करो। उसने आदित्य को देखकर कहा, आदित्य प्लीज जिज्ञासा को रोको, मैंने पहली बार ऐसी गलती की है, आगे से मैं नहीं करूंगी। उसके पापा ने कहा, हाँ अभी के अभी यह वीडियो डिलीट करो और खबरदार ऐसा कुछ किया तो। जिज्ञासा ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालूं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसकी माँ जल्दी से आदित्य की तरफ आई और बोली, आदित्य जो कुछ भी जिज्ञासा कह रही है तुम उसकी बात मान लो। आदित्य ने कहा, ठीक है, पर सर्जरी तो होकर रहेगी, तुम्हें राखी को अपनी किडनी देनी पड़ेगी। तो जिज्ञासा ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारे प्यार कूड़े राखी को बचाने के लिए मैं अपनी किडनी जरूर दूंगी, पर तुम्हें इसके बदले मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। आदित्य ने अपना सर हाँ में हिलाया, पर उसका दिल डर रहा था कि जिज्ञासा उससे क्या करने को बोलेगी। जिज्ञासा ने आदित्य की आंखों में देखते हुए बोला, तुम अपने हाथों से मेरा यह मंगलसूत्र उतारोगे और मेरी मांग का सिंदूर भी मिटाओगे।
ये सुनकर उसे तो लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुना है और उसके माँ बाप वह तो आंखें बड़ी करके जिज्ञासा को देख रहे थे। और राखी वो तो सबसे ज्यादा हैरान हो रही थी क्योंकि यह मंगलसूत्र आदित्य ने राखी को उसकी शादी में पहनाया था, जो कि चांदी का मंगलसूत्र था। तब आदित्य की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद आदित्य ने जिज्ञासा को डायमंड का मंगलसूत्र बनवाकर दिया, पर जिज्ञासा ने कहा चाहे आदित्य उसे कितने ही जेवर दे दे, पर जो प्यार उसे इस मंगलसूत्र से है वो किसी से नहीं होगा। यहाँ तक कि वो यह मंगलसूत्र किसी भी हालत में नहीं उतारती थी, और तो और इस मंगलसूत्र के धागे को भी वो टाइम टाइम पर सही करवाती थी ताकि यह टूट न जाए। आदित्य ने कहा क्या तुमने क्या कहा, शायद मैंने गलत सुना। जिज्ञासा ने कहा नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, अपने हाथों से मेरा यह मंगलसूत्र उतारो और मेरे माथे का सिंदूर भी। आदित्य ने कहा तुम पागल हो गई हो, यह मंगलसूत्र ये तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। जिज्ञासा ने कहा तुम ही ने कहा था ना, नई जिंदगी नई सब चीज। मुझे यह मंगलसूत्र नहीं चाहिए, पर मैं चाहती हूँ जिस तरह से तुमने मुझे यह मंगलसूत्र पहनाया था उसी तरह से इसे उतारो। आदित्य ने कहा देखो जिज्ञासा ने कहा तुम उतार रहे हो या नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। राखी जल्दी से आगे आई और बोली हाँ हाँ आदित्य, तुम प्लीज वैसा ही करो जैसा जिज्ञासा कह रही है। और वैसे भी सर्जरी के बाद तुम इसे एक डायमंड का अच्छा सा मंगलसूत्र ले देना, ये तो वैसे भी बहुत पुराना है। आदित्य अभी भी सोच रहा था, उसका दिल बिल्कुल नहीं था ये सब करने का, पर जिज्ञासा वो तो अलग ही तेवर में थी। उसकी माँ ने भी कहा हाँ आदित्य क्या सोच रहे हो, जल्दी करो, क्योंकि जिज्ञासा ने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा था और प्ले पर उसका हाथ था कि बस एक मूवमेंट और यह वीडियो सब जगह चली जाएगी। फिर आदित्य ने टू बी कंटिन्यूड PLS लाइक एंड कॉमेंट।